अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। अगर आप कंसल्टेंट हैं, वैसे नॉलेज के लिए आप स्टूडेंट हैं, सेल्स टैक्स को सीखना चाह रहे हो, उसके बारे में जानना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये हमारी एक सीरीज़ की सेल्स टैक्स से रिलेटेड सीरीज़ की पहली वीडियो है, जिसमें मैं बेसिक सारी चीज़ें कवर करूंगा। छोटी सी वीडियो में पूरा सेल्स टैक्स का जो ओवरव्यू है वो मैं आपको दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। कोई भी चीज समझ ना आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो जी, सेल्स टैक्स पाकिस्तान में होता क्या है। देखिए जी, सेल्स टैक्स जो है ये, इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। असल में ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली नहीं लेती, लेकिन जब आप शॉपिंग करते हो तो आप अक्सर देखते हो चीजों के ऊपर, जब आप परचेज करते हो तो उसकी प्राइस के साथ प्लस जीएसटी लिखा होता है, जनरल सेल्स टैक्स, और टोटल रिटेल प्राइस अलग से आ रही होती है। तो जो रिटेल प्राइस होती है उसमें सेल टैक्स शामिल होता है। ये गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्ट ले रही होती है। आप कंपनी को पे करते हो जिसकी आप चीज परचेज कर रहे होते हो, और जो कंपनी होती है वो गवर्नमेंट को पे कर रही होती है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हम इसको सेल्स टैक्स जीएसटी बोलते हैं। अगर आप जाते हो यूएई वाली साइड पे तो इसको वैट बोला जाता है। यूरोप में भी वैट, अमेरिका में भी वैट चलता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये एक ही चीज होती है और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसके अंदर दो बड़ी डिविजन्स होती हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता। इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखें, जो सेल्स टैक्स होता है ना, गुड्स पे, मतलब आप अगर कोई चीज परचेज करते हो, जैसे आपने सोप परचेज की है, सर्फ परचेज किया है, गाड़ी परचेज की है, कोई चीज परचेज की है, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स होता है वो एफबीआर आपसे कलेक्ट करता है। उसको हम सेल्स टैक्स बोलते हैं और ये फेडरल के अंडर आता है। नॉर्मल सेल्स टैक्स का जो रेट है वो 18% होता है। इसके अलावा अगर आप सर्विसेज परचेज करते हो, जैसे आपने होटल में खाना खाया तो वो सर्विसेज में आता है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, आप किसी से कंसल्टेंसी लेते हो, तो ये जो सर्विसेज वाला सेक्टर होता है, सर्विसेज का जो टैक्स होता है वो प्रोविंशियल अथॉरिटीज के अंडर आता है। अगर आप पंजाब में हैं तो पीआरए आपसे टैक्स लेगा, सिंध में है तो एसआरबी लेगा। इसका जो रेट है वो नॉर्मली 13 से 16% तक जाता है। होता आपका ये भी सेल्स टैक्स है जो आप सर्विसेज पे करते हो, ठीक है। और जो आप किसी चीज की परचेज पे करते हो वो एफबीआर का सेल्स टैक्स होता है। लेकिन ये आपको डबल नहीं होते। ये नहीं होता कि किसी चीज पे आपने अगर ये टैक्स पे कर दिया है पीआरए का या प्रोविंशियल टैक्स, तो आप उस पर एफबीआर का भी टैक्स पे करोगे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अब इन्होंने इसको बड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया हुआ है। अब जो प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज है ना, उसमें अगर आप जानना चाहें तो सिंध की एसआरबी है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, पंजाब की पीआरए है, केपीके की ये केपीआरए है, और बलोचिस्तान की बीआरए। हर अथॉरिटी जो है वो सर्विसेज के ऊपर अपना अपना टैक्स जो है वो कलेक्ट करती है। सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स होता है वो एफबीआर आपसे कलेक्ट नहीं करता, ये प्रोविंशियल अथॉरिटीज करती है जी। अब इसमें ना सेल्स टैक्स में एक जो है ना, जो मेन चीज है वो होती है इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स की। जो इनपुट टैक्स होता है ना और आउटपुट टैक्स होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जरा समझिएगा इसको। जब आप कोई चीज परचेज करते हो, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हो, देखिए कंज्यूमर के लिए तो इनपुट और आउटपुट का कोई मतलब नहीं है ना, उसका तो कॉस्ट चली जाएगी। ये मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हो या होना चाह रहे हो, आगे आपको इसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, तब भी आप इसको देख सकते हो। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हो तो इनपुट टैक्स का मतलब ये होता है कि आप जब कोई चीज परचेज करते हो तो आप अपने सप्लायर से जो इनवाइस लेते हो उस पर सेल टैक्स पे करते हो। मैं एग्जांपल आपको आसान सी समझा रहा हूं। फर्ज किया हम टेक्सटाइल कंपनी है, हम जीएसटी में रजिस्टर है, हम 100 रुपीज का जो है वो कपड़ा परचेज करते हैं। हमने ग्रे परचेज किया। अब 100 रुपीज का अगर मैंने ग्रे परचेज किया है तो जिस पर्सन से मैं लूंगा वो मुझे 18% जीएसटी चार्ज करेगा। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर है तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं वो रजिस्टर है, वो आपको इनवाइस करेगा 118 रुपए का। अब ये जो 18 रुपए आपने अपने वेंडर को पे किया है, अपने सप्लायर को पे किया है, ये आपका इनपुट टैक्स है, ठीक है। आपने उसको 18 रुपए 18% सेल टैक्स पे कर दिया। अब आपने क्या किया, वो कपड़ा आपके पास आया, आपने उसको डाई किया, प्रिंट किया, फिनिश किया, जो भी उस पर वैल्यू एडिशन करनी थी वो की। उसके बाद आपकी उसके ऊपर जो कॉस्ट थी वो आ गई, 100 रुपीज का कपड़ा था प्लस 30 रुपए वैल्यू एडिशन की, आप प्लस उसमें मार्जिन वगैरह डाल के आप कहते हो अब मेरा 130 का मैंने इसको सेल करना है। तो अब आप क्या करोगे, सेल प्राइस जितनी भी आप रखोगे 130, तो 130 का 18% आप अपने कस्टमर से सेल्स टैक्स चार्ज करोगे। तो अज्यूम करते हैं 130 का 18% अगर हम करें तो बन गया वो 23 रुपए। मैं अज्यूम कर रहा हूं, ऊपर नीचे हो सकती है फिगर। तो अब इसकी टोटल आपकी इनवॉइस वैल्यू कितनी बनेगी, 130 प्लस 23 जो आपने इससे जीएसटी चार्ज किया। अब ये जो 23 रुपीज आप अपने कस्टमर से लोगे, ये होगा आपका आउटपुट टैक्स।
तो इसमें ये होगा, जब आप अपनी मंथली रिटर्न फाइल करोगे तो आपने कस्टमर से 23 रुपए ले लिया था टैक्स, और इसका आपने पेमेंट कितनी की हुई थी, 18 रुपए आपने अपनी परचेज के ऊपर पेमेंट की हुई थी। तो ये आप अपने 18 रुपए वापस अपनी पॉकेट में डाल लोगे, माइनस कर लोगे। जो इसका डिफरेंस होगा 18 माइनस 23, जो एडजस्टमेंट होगी वो नेट पेमेंट आप गवर्नमेंट को कर दोगे। तो इनपुट टैक्स होता है जो आप अपनी परचेजेस के ऊपर अपने सप्लायर को पे करते हो। आउटपुट टैक्स जो होता है वो आप अपने कस्टमर से रिसीव करते हो। इनपुट टैक्स जो होता है आपका, ये बाद में रिफंड भी बनता है, जो हम टैक्स के रिफंड की बात करते हैं एक्सपोर्टर्स के केस में, ठीक है, ये इनपुट टैक्स होता है आपका। और जो आउटपुट, ये आपका मतलब एक एसेट साइड पे आता है, ये जिसको हम टैक्स रिसीवेबल्स में अपने ऑडिटेड अकाउंट्स की वर्किंग में लेते हैं। और जो आउटपुट टैक्स होता है ये आपकी मंथली लायबिलिटी होती है, ये आपने जब महीने के बाद अपनी रिटर्न मंथली फाइल करते हैं, नॉर्मली हम 18 से 25 के दरमियान फाइल करते हैं, तो ये आउटपुट टैक्स की जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो फिर आपने नेट अमाउंट गवर्नमेंट को पे करनी होती है जी। इसके बाद जो है ना सवाल ये है कि जी किसको सेल टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए। मैं आपको बुक्स के ये जो चीजें नजर आ रही हैं ये आपको बुक्स वाली आ रही हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें भी इसमें साथ बताऊंगा जो बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखनी है आपने, जीएसटी में रजिस्टर देखें, अगर तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके बगैर गुजारा नहीं है। मैन्युफैक्चरर को भी जीएसटी में जाना पड़ता है नॉर्मली, मतलब अगर तो छोटे लेवल पे है तो काम चल जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी बड़े लेवल पे जाते हो, या जो आपका सप्लायर है या कस्टमर है वो कहता है मैंने जी कच्ची इनवॉइस पे काम ही नहीं करना, तो फिर आपको जीएसटी में जाना पड़ता है। और अगर आप उसकी बात करें एनुअल टर्नओवर की, टायर 1 के जो रिटेलर्स आते हैं, ठीक है, उनको भी जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ता है, जिन्होंने पीओएस वगैरह लगाई हुई है, जिन्होंने की जो बिजनेस है थोड़ा सा जैसे एक सुपर स्टोर टाइप होता है, तो उनको भी टायर 1 में वो आ जाते हैं। उनकी पूरी एक लिस्ट है, वो नेक्स्ट वीडियोज में मैं डिस्कस भी करूंगा आपके साथ, तो वो उनको भी रजिस्टर होना पड़ता है। सबसे पहले तो एक चीज याद रखनी है आपने, इसको बेशक लिख लें अपने पास, जब आप जीएसटी में एक दफा रजिस्टर हो गए तो उसके बाद बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। आपका बिजनेस चले या ना चले, एफबीआर को उससे कोई गर्ज नहीं है। फिर आपने मंथली अपनी सेल टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करनी है, अदरवाइज आपका जो स्टेटस है वो इनएक्टिव होगा पहले, फिर सस्पेंड होगा, फिर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। और उसको आपको दोबारा से फर्ज किया, अगर एक दफा सस्पेंड हो जाता है, ब्लैक लिस्ट हो जाता है, तो दोबारा से उसको एक्टिव करने के लिए पर मंथ आपको 20 से 30 हजार के करीब पेनल्टी जमा करवानी पड़ेगी हर महीने की। और जो इसके अलावा आपका टाइम वेस्ट होगा, जो इसके अलावा स्पीड मनी लगेगी, वो एक अलग चैप्टर है, उसको तो छोड़ दें। तो इसलिए इसमें मैं रिकमेंड यही करता हूं, जब कभी भी हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है कि जी मैंने जीएसटी में रजिस्टर होना है, तो सबसे पहले मैं उनसे ये पूछता हूं कि आप अपना बिजनेस मॉडल देखें कि जीएसटी में रजिस्टर हुए बगैर आपका अगर काम चलता है तो उसको चलाएं, फिर ना जीएसटी में जाएं। लेकिन अगर आप देखते हो नहीं जी बिजनेस इसके बगैर चल ही नहीं सकता, तो फिर लाजमी रजिस्टर हो। अगर आपको लगता है कि जी मेरी ग्रोथ होगी, मुझे कस्टमर नहीं मिलेंगे, मुझे सप्लायर नहीं मिलेंगे, ठीक है, मेरी मतलब ट्रांजैक्शंस अब ऐसी हो रही हैं कि मैं जीएसटी में जाऊं, मैं कंप्लायंस पूरी कर सकता हूं, क्योंकि इसके लिए पूरी कंप्लायंस आपकी जरूरी है। प्रॉपर आपके इसका टैक्स कंसल्टेंट होना चाहिए, ये आप खुद मैनेज नहीं कर सकते। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न हम साल के बाद कर लेते हैं, ये आप खुद नहीं कर सकते, और करने की कभी गलती करनी भी नहीं आपने हमेशा कंसल्टेंट को ही हायर करना है, ताकि वो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपके साथ शेयर कर सके, आपको गाइड कर सके, जहां जहां पे टैक्स सेविंग है वो आपको कर सके। तो आपने इस तरह से लेके चलना है। फर्ज की आप इंपोर्ट, अक्सर जो मेन मेरे पास अक्सर क्यूरी आती है, जी हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो हमने जीएसटी में रजिस्टर होना है, तो मैं उनको मशवरा ये देता हूं कि भाई पहले आप सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो आप करना चाहते हो, अल्लाह आपको तरक्की दे, जरूर करो। मेरा मशवरा ये होता है कि आप पहले अपना एक जो ऑर्डर है, एक या दो ऑर्डर जो है वो किसी और के थ्रू उसको पूरा प्रोसेस करवा लो। आपने फर्ज किया किसी को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो आप एक कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करके देख लो कि वाकई ही जो आप काम करना चाह रहे हो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। जी आपने अगर एक्सपोर्ट वगैरह का बिजनेस करना है, इंपोर्ट का करना है, तो आप ये भी कर सकते हो कि फॉर द टाइम बीइंग एक या दो ऑर्डर्स आप किसी और के थ्रू प्रोसेस करवा लो जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर है। आप उसको उसकी कंसल्टेंसी फीस या जो वो कमीशन लेना चाहता है आप उसको वो दे दो। आप अपना पूरा रूट चेक करो कि जी मैं अगर एक्सपोर्ट करूंगा तो चीज कैसे जाएगी, मुझे कितना मार्जिन है, पैसे कैसे मिलेंगे, क्या प्रॉपर मेरी चीजें जा रही हैं और मुझे उसमें कुछ सेविंग हो रही है। जब आप देख लो कि जी बिल्कुल मेरी सारी लाइनें क्लियर हो गई हैं, मैं अगर ये काम इसमें रजिस्टर हो जाता हूं तो फ्यूचर में मुझे फायदा ही फायदा इसका, तो फिर डेफिनेटली जी फिर इसमें कोई दो बात नहीं है, फिर आपको जीएसटी में लाजमी रजिस्टर होना चाहिए और इसकी फिर जो कंप्लायंसेस है वो सारी आपको करनी पड़ेगी। वो मैं डिटेल से इसके बाद जो वीडियोस अपलोड करूंगा मैं डिटेल से हर चीज उसमें इंशाल्लाह आपको बताता रहूंगा जी। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप
रजिस्टर नहीं होते जबकि आपको रजिस्टर होना चाहिए, तो क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर ये आजकल जो एसआरबी है, पीआरए है, इन्होंने बड़ी सख्ती की हुई है, तो अक्सर ये होटल को सील कर देते हैं, रेस्टोरेंट्स को सील कर देते हैं, सैलून्स को, पार्लर्स को, क्योंकि जी वो पीआरए में उनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो वो रजिस्टर नहीं होते, तो वो आपका बिजनेस प्रेमिसेस उसको सील कर सकते हैं, आपका जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आपको फाइन और पेनल्टी भी लग सकती है। जैसे आप बड़े रिटेलर हैं और आपको बार बार नोटिस आता है कि जी आप रजिस्टर हो, आप रजिस्टर नहीं होते, तो फिर आपको फाइन और पेनल्टीज भी लग सकती हैं। तो इसका मतलब ये इशू है कि अगर आप का जैन मन बन रहा है रजिस्टर होना, जो बिजनेस कर रहे हो, तो फिर आपको रजिस्टर होना चाहिए, उसको प्रॉपर मैनेज करें, कंसल्टेंट हायर करें, ताकि फ्यूचर में आपको बिजनेस प्रेमिसेस की मतलब वो आपका बंद कर दे, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए, तो उस पर आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेनिफिट्स क्या होंगे रजिस्ट्रेशन के? देखें जी, अगर आपको वाकई आपको जरूरत भी थी, एफबीआर कह भी रहा था, आप उस थ्रेशोल्ड में आ भी रहे हो कि आपको रजिस्टर होना चाहिए, तो सबसे बड़ा बेनिफिट सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन का जो होता है वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। देखें, अगर आप रजिस्टर नहीं होते तो आप जिससे भी चीज परचेज करोगे, जैसे 100 रुपए की चीज थी, उसने 18% आपसे सेल टैक्स लिया 118 रुपए, तो अब 118 रुपए ही आपकी कॉस्ट है, क्योंकि आप तो सेल टैक्स में रजिस्टर ही नहीं हो, तो आप 18 रुपए क्लेम कैसे करोगे? आप तो सेल टैक्स में रजिस्टर ही नहीं हो, तो आप अपने कस्टमर से तो जीएसटी नहीं लोगे ना, क्योंकि आप जीएसटी इनवाइस दे ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाता है। जो चीज आप परचेज करोगे तो उस पर जो भी 18% टैक्स दोगे वो आप अपने कस्टमर से वापस कलेक्ट कर लोगे। फिर ये एक लीगल कंप्लायंस हो जाती है, पेनल्टीज नहीं लगती, स्टेटस एक्टिव रहता है, आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होते, बिजनेस आपका रुकता नहीं, आपकी जो जीडीज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, उसमें आपको मसला नहीं होता, बिजनेस की ग्रोथ होती है। डेफिनेटली जब आप जीएसटी में रजिस्टर होते हो, बैंक में आपका एक अच्छा प्रोफाइल होता है, हर जगह जहां पे भी आपने जाना होता है, चैम्बर में, आगे पीछे, तो वो पता होता है कि जी हमारा जो बिजनेस है वो जीएसटी में रजिस्टर है, हम हर महीने इतना एनुअल टर्नओवर कर रहे हैं, और एनुअल अपनी मंथली इतना टर्नओवर है, मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न्स जा रही हैं, स्टेटस एक्टिव है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इस वीडियोस के, तो आपको ये मैं दोबारा समरी बता देता हूँ। इसमें 18% जीएसटी होता है जो एफबीआर गुड्स पे लेता है, प्रोविंस जो है वो 13 से 16% सर्विसेज पे लेते हैं, और जो डिफरेंस होता है वो आपने पे करना होता है। इनपुट प्लस माइनस आउटपुट टैक्स का जो डिफरेंस है वो आपने पे करना होता है। तो अगर आप कि उस थ्रेशोल्ड में आ रहे हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, मतलब छोटा सेटअप नहीं है, कॉटेज इंडस्ट्री हम छोटे सेटअप को बोलते हैं, जिसमें 8-10 लोग हों, कोई इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल वगैरह गैस बिजली का मीटर ना लगा उसको, तो अगर उस पर नहीं हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, तो फिर भी आपकी जीएसटी की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। तो इसमें यह है कि आप अगर रजिस्टर हो जाते हो तो आपकी जो बिजनेस प्रेमिसेस है, अकाउंट की फ्रीजिंग है, वो नहीं होती। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको जितना मैं समरी बता सकूं वो मैंने बताया है। फिर भी आपको सेल्स टैक्स, आगे नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, मंथली फाइलिंग कैसे होगी, नेगियर सी क्या होता है, नेगियर ए क्या होता है, नेगियर एच क्या है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।